So good evening everyone. Your today's topic of social security is Workmen Compensation Act 1923. क्या है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट? इसे स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 बताया था, उसमें आप एक चीज ऐड ऑन कर लीजिएगा। वो ये था कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है, जो पेड बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं, इंडिया जो है थर्ड कंट्री है जो पेड बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इससे पहले जो दो और कंट्रीज हैं वो है नॉर्वे एंड कनाडा, एंड थर्ड वन इज इंडिया दैट प्रोवाइड पेड बेनिफिट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरव्यू में भी इंप्रेसिव बनता है अगर आप ये चीज ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्या है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और डेफिनेशन क्या है वर्कमैन की, तो आइए देखते हैं। देखिए, वर्कमैन की डेफिनेशन बताई गई है। द न्यू नेम ऑफ, सबसे पहले ये भी लिखिएगा, द न्यू नेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 इज एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, बिकॉज ये जो है आपका अमेंडमेंट हुई थी इसमें 2017 में, दैट्स व्हाई द न्यू नेम ऑफ WCA इज एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन वर्कमैन की? ये है आपका, अगर कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी वर्कमैन है, ठीक है, वो काम करता है और वो कोई भी कैजुअल वर्कर नहीं होना चाहिए, वो कोई भी ट्रेड में इन्वॉल्व है या फिर बिजनेस में या फिर शेड्यूल सेकंड में। ठीक है, अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट देयर इज अ शेड्यूल सेकंड जिसमें 48 सर्विसेज आती हैं। अगर वो इन सर्विसेज में वर्क करता है, इन्वॉल्व है, तो वो एक वर्कमैन कहलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन N में। ठीक है, अब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सोशल सिक्योरिटी एंड डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन compensation act under the section 2 subsection 1 subsection N is to be employed, not to be a casual worker involved in a trade or a businesses or worked in any 48 services under the schedule second is known as workman। ठीक है, अब 48 सर्विसेज क्या है आपकी? देखिए, शेड्यूल सेकंड एक चीज है इसमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में, उसमें 48 सर्विसेज दी गई हैं। अब आपको यहाँ पर 48 सर्विसेज नहीं पढ़नी, आपको पढ़ना है क्या चीज उसमें इंक्लूड नहीं होती, तो वो बाकी जो बची आपकी 48 सर्विसेज में आएगा। तो 48 सर्विसेज में आपकी क्या नहीं आएंगी? 48 सर्विसेज में आपकी आर्म्ड फोर्स नहीं आएगी। इसमें हो गया आपके नेवी हो गया, इसमें आपका पुलिस हो गया, इसमें आपका एयरफोर्स हो गया। तो ये जो भी आपकी आर्म्ड फोर्सेस है ये 48 सर्विसेज में इंक्लूड नहीं होती। एंड सेकंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 से जो बेनिफिट्स ले रहे हैं एम्प्लॉयज, ठीक है, जो भी बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं ESIA एक्ट 1948 से, वो एंटाइटल नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के बेनिफिट्स को लेने के लिए। ठीक है, समझ में आई आपको? 48 सर्विसेज में क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होती? आर्म्ड फोर्सेस, और दोज took benefits from the ESIA Act 1948 are not entitled or not eligible to take benefits from the Workmen Compensation Act 1923। सेकंड आती है आपकी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। देखिए, अगर कोई भी रेलवे सर्वेंट है और वो परमानेंट नहीं है, रेलवे सर्वेंट बट नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है, इज इंक्लूड अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। अब दूसरा है डिपेंडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका। डिपेंडेंट्स में आ गया विडो हो गई, अगर कोई भी एम्प्लॉय मरता है, ठीक है, उसकी जो विडो वाइफ है, तो क्या होगा? वो विडो है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कंपनसेशन लेने के लिए एलिजिबल है। विडो और जो एम्प्लॉय है उसका माइनर अगर सन है कोई, ठीक है, या फिर अनमैरिड डॉटर है, तो ये जो है एलिजिबल है कंपनसेशन के लिए विदाउट एनी प्रूफ। याद रखिएगा, विदाउट एनी प्रूफ they are eligible for compensation। ठीक है, अब इससे पहले आपका क्या है, एक चीज नोट डाउन करिएगा, बिफोर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट द फैमिलीज ऑफ द डिकीज्ड वन फाइल्स केस अगेंस्ट द कंपनी इन फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1865। आफ्टर दैट गवर्नमेंट टुक अ डिसीजन and draft a proposal and took opinion from the public and passed the Workmen Compensation Act 1923 but came into force or implemented in 1924। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से पहले एक एक्ट था आपका, दैट इज फेटल एक्सीडेंट एक्ट, फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1865, ठीक है, तो कंपनी क्या करती थी, अगर कोई भी एम्प्लॉय, मान लीजिए किसी का फैमिली मेंबर मर गया, ठीक है, और वो काम कर रहा है और उसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से पहले
केस फाइल करना है उसकी कंपनी को, तो फेटल एक्सीडेंट एक्ट के अंदर में जो है केस फाइल करती थी। लेकिन कभी कभी फैमिलीज पर इतने पैसे नहीं होते थे, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है ड्राफ्ट किया, और फिर क्या किया, ओपिनियन लिए क्या कहते हैं पब्लिक से, ठीक है। उसके बाद जब प्रपोजल उन्होंने जो क्या कहते हैं ड्राफ्ट किया और जब ओपिनियन लिया, ठीक है, तब उनको एक चीज वो अपने उस पर पहुंचे, ठीक है, और उन्होंने एक आपका एक्ट बनाया, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, बट ये फोर्स में आया और या फिर आपका इंप्लीमेंट हुआ 1924, ठीक है। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट थी। अब आता है कि ये एक्ट जो है आपका एप्लीकेबल है इन ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग J&K, जम्मू एंड कश्मीर में भी। पहले क्या क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर अपने आप को नहीं मानता था, ठीक है, अलग वो मानता था टेरिटरी, तो अब जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। अब एक चीज आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है किसी भी कंपनसेशन का, वर्कमैन कंपनसेशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम कंपनसेशन। देखिए इसमें एक चीज दी गई है, वो क्या है, अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, या तो 60% ऑफ द मंथली वेज, 60% ऑफ मंथली वेज उसको मिलेगा, या फिर 1,40,000। फॉर एन एग्जांपल 20,000 किसी की मंथली वेज है, ठीक है, अगर उसका 60% हम करते हैं, ठीक है, 20,000 का अगर हम 60% करते हैं, तो ये देखिए आप कितना आता है, 6 to 12, ठीक है, 1,20,000, ठीक है। तो जो भी हायर होगा 60% या फिर 1,40,000, जो भी हायर वैल्यू होगी उसको वो कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड आता है आपका परमानेंट डिसेबिलिटी में क्या होगा, 50% या फिर 1,20,000, 50% ऑफ मंथली वेज या फिर 1,20,000, विच एवर इज हायर, ठीक है। अब आता है टेम्पररी डिसेबिलिटी में क्या होगा, हाफ पे दी जाएगी, कैसे, 16th डे पे सैलरी दे दी जाएगी, ठीक है। अब आता है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में 1 to 90% दिया जाएगा। फिर आता है इंजरीज अगर इंक्लूड नहीं है शेड्यूल 3 में, तो मेडिकल टेस्ट डिसाइड होता है, मेडिकल रिक्वायर्ड होता है और मेडिकल डिसाइड करेगा। अब क्या है, शेड्यूल 3 में जो आपकी डिजीजेस हैं वो कौन कौन सी डिजीज है, इंपॉर्टेंट बनता है क्या है, देखिए ये मैंने आपको इसलिए बताया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन में पूछा गया था, न्यूमेरिकल बेस पे वो क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे क्या पूछेंगे, इतने इजीली आपसे ये नहीं पूछ लेंगे, कभी कभी ये भी हो सकता है कि क्या कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि 50% दिया जाएगा या कितना दिया जाएगा, या फिर कभी वो करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देंगे कि फॉर एन एग्जांपल मंथली वेज दे दी, फॉर एन एग्जांपल एक्स हैज मंथली वेज इतना, ठीक है, उसके बाद वो एक रेफरेंस वैल्यू दे देंगे कि 60% मंथली वेज, अब आप कैलकुलेट करके बताइए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है दे सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को भी अच्छे से देखें, ठीक है। अब आता है यहाँ पे कौन कौन सी इंजरीज जो है इंक्लूड अगर नहीं होती शेड्यूल 3 में, क्या है शेड्यूल 3, तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए शेड्यूल 3 of WCA 1923 has 3 diseases, ठीक है। क्या क्या है वो डिजीजेस, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली डिजीज है आपकी न्यूमोक्नोसिस, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, तो ये क्या है, 7 इयर्स अगर आप माइंस में काम कर रहे हैं तो ये डिजीज होती है, ठीक है, और ये शेड्यूल 3 में आती है, इंपॉर्टेंट बनता है शेड्यूल भी। वो आपसे कंफ्यूज कर देंगे, शेड्यूल 2 यहाँ लिख देंगे और शेड्यूल 3 48 सर्विसेज में लिख देंगे, तो गलत होगा। शेड्यूल 2 जो है आपका 48 सर्विसेज के लिए, शेड्यूल 3 जो है आपका डिजीजेस के लिए। थर्ड है आपकी बेगोसिस, ये है आपका 3 ईयर अगर आप शुगर केन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड है आपका बाइसोनोसिस, दिस इज 7 इयर्स वर्किंग इन अ टेक्सटाइल फैक्ट्री में अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई भी एम्प्लॉय इन डिजीजेस से सफर करता है तो ही और शी इज एलिजिबल
फॉर कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। और अगर इससे अलग कोई भी इंजरीज आती हैं जो थर्ड शेड्यूल में नहीं है, तो उसके लिए मेडिकल जो है आपका मेडिकल टेस्ट जो है रिक्वायर होता है, और मेडिकल के बेस पर बताया जाएगा कि कंपनसेशन मिलना है या फिर अगर नहीं मिलना है, और अगर मिलना है तो कितना मिलना है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तीसरी चीज आती है आपकी कंपनसेशन कब कब नहीं दिया जाता। नो कंपनसेशन व्हेन, तो ये देखिएगा, अगर माइनर इंजरी है और इंजरी हील विद इन 3 days। सेकेंड आता है अंडर ड्रग इन्फ्लुएंस, अंडर ड्रग्स इन्फ्लुएंस, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में अगर कोई इंजरी होती है। थर्ड, रूल्स ब्रेक और वायलेट इंटेंशनली। ठीक है, तो कंपनसेशन कब कब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंडर में, तब अगर कोई भी एम्प्लॉय ड्यूटी पर है, ठीक है, और उसको माइनर सी इंजरी हो जाती है, फॉर एन एग्जांपल उंगली हल्की सी कट गई, ठीक है, तो वो आपका उसमें कोई कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, सेकंड आता है अगर उसने ऑन ड्यूटी ड्रग्स ली हुई है और वो काम कर रहा है और उसको कुछ क्या कहते हैं एक्सीडेंट उसका हो जाता है, तो भी कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं होगा क्योंकि वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है। थर्ड आता है अगर किसी भी एम्प्लॉय ने रूल्स जो है कंपनी के इंटेंशनली वायलेट किए हैं, then no compensation is required, no compensation is provide। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो 48 सर्विसेज हैं, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इज पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, बट पावर टू अमेंड 48 सर्विसेज इन शेड्यूल सेकंड लाइज इन दी स्टेट गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो है क्या कहते हैं कंफ्यूज कर सकते हैं, कैसे, वो कह देंगे आपसे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, state and central government has a power to implement or to change or to amend in the 48 services schedule second। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। only state government has a power to amend under the 48 services schedule third, schedule second में जो 48 सर्विसेज दी गई हैं उनमें क्या ऐड करना है, क्या सर्विस हटानी है, ये पावर केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली हैज अ पावर to make this act। Workman Compensation Act is made by the central government, but power to amend or to change in the 48 services schedule second lies in the state government only। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। थोरोली आप इसको रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन पेपर में जो भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो मैं आपके पोस्ट कर दूंगी अपने चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।